हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम लोगों ने 10th साइंस का वन शॉट प्रहार यानी हर एक चैप्टर को वन शॉट में खत्म करने की बात की थी और वो भी 1 आवर के अंदर, लगभग 1 आवर के अंदर। उसी सीरीज में को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु की आज बात करेंगे और इसको भी कोशिश करेंगे कि 1 घंटा के अंदर। ये चैप्टर जो है बच्चों में काफी इसका डर बना रहता है। बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर काफी लॉन्ग है, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर कितना लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले आपको धातु अधातु पढ़ना है। अब धातु अधातु में जो है आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ने हैं। इसके बाद आपको सक्रियता श्रेणी पढ़ना है। अब सक्रियता श्रेणी के बाद जो है आयनिक गुणधर्म, आप थोड़ा थोड़ा सहसंयोजक गुणधर्म की बात कर लेनी है। अंत में जो है अंत में शोधन पढ़ना है। ठीक है, बस इतने ही टॉपिक तो आपको पढ़ने हैं, 5 टॉपिक। और कहते हैं बच्चे लॉन्ग चैप्टर है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं शुरू से। तो बात करते हैं धातु और अधातु। धातु को अंग्रेजी में मेटल कहते हैं और धातु को अंग्रेजी में नॉन मेटल कहते हैं। तो ये धातु अधातु आए कहां से, तो शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से आते हैं तत्व पे। तत्व क्या होता है, तो तत्व जो है एक ही प्रकार के परमाणुओं का, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ को, मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। आप अगर बात करें कि तत्वों की संख्या कितनी है, मतलब अभी तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो तत्वों की संख्या जो है, तत्वों की संख्या 118 खोजा जा चुका है। अब इसमें भी कुछ लोग को डर लगता है, एनसीईआरटी बुक में दिया 114 और अभी हाल फिलहाल की बात करें तो 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। देख लीजिएगा क्वेश्चन में ऑप्शन में 114 दिया है तो 114 टिक कर दीजिएगा, 114 ने 118 दिया है तो 118 टिक कर दीजिएगा। दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही देगा। तो तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। ठीक है, तत्वों की संख्या कितनी है, 118। एग्जांपल लेना चाहूंगी तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन को हम लोग H से सूचित करते हैं। हीलियम हो गया, जैसे सोडियम हो गया, हीलियम को हम लोग He से सूचित करते हैं, सोडियम को हम लोग Na से सूचित करते हैं। जिंक हो गया, इसको हम लोग Zn से सूचित करते हैं। ये सभी क्या हो गए, तत्व हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलिकॉन हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इन तत्वों को जो है कई वर्गों में बांटा गया है। तो अब आते हैं तत्व के प्रकार पे। तो तत्व को 2 वर्गों में मुख्य रूप से बांटा गया है। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। तत्व को 2 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला है धातु, सबसे पहला कौन है, धातु, और दूसरा है अधातु। अच्छा, कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जिनमें धातु के गुण भी पाए जा रहे थे और धातु के गुण भी पाए जा रहे थे, उनको कहा गया उपधातु। उनको कहा गया उपधातु। अच्छा, अब धातु क्या होता है, तो वे पदार्थ, वे तत्व, वे पदार्थ या वे तत्व जो उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, उष्मा और विद्युत का चालन करते हैं। इनके गुण की बात करेंगे, हम सब कुछ देखेंगे, चालन करते हैं, तथा जो आघातवर्धनीय, अभी आगे हम लोग समझेंगे कि आघातवर्धनीय क्या होता है। तन्य, तन्य होता है, उसे धातु कहा जाता है।
जैसे इन्हीं में से कुछ पदार्थ ले लीजिए, ये जिंक। जिंक क्या है? धातु है। जिंक यानी Zn क्या है? धातु है। इसके बाद सोडियम, हमने सोडियम लिखा था, सोडियम क्या है? धातु है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला, डेली यूज में आने वाला लोहा क्या है? धातु है। इसके अलावे आप डेली जो है कॉपर, तांबा का तार, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का तार भी होता है, ये सभी क्या है? धातु है। ये सभी क्या है? धातु है आदि। और कुछ धातु तो इसमें से हमारे डेली यूज में डेली आते ही हैं, डेली आते ही हैं। उपधातु क्या होते हैं? सबसे पहले अधातु समझ लेते हैं, उपधातु अपने आप समझ में आ जाएगा। अधातु क्या होता है? तो वे पदार्थ जो उष्मा और विद्युत का चालन, उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तथा जो आघात वर्धनीय तन्य और जिनमें चमक नहीं पाई जाती, और जिनमें चमक नहीं पाई जाती, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। अब देखिए इसी में से निकालेंगे हम, इसी में से। इसमें देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन में चमक नहीं होता है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हीलियम, हीलियम क्या है? अधातु है। इसके अलावा कार्बन, तो डेली यूज में आता है आप लोग के, कार्बन क्या है? अधातु है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो आप डेली यूज करते हैं, गैस, ये भी क्या है? अधातु है। ये सभी क्या है? अधातु है। अब बात करते हैं उपधातु क्या होता है। तो धातु और अधातु के बीच वाले गुण वाले पदार्थ को उपधातु कहते हैं। देखेंगे धातु एवं अधातु के मध्य गुण रखने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे अब थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे धातु और अधातु दोनों का गुण रखता है। जैसे सिलिकॉन है, हम लिख दिए सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है। सिलिकॉन जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। लेकिन आपने ट्रांजिस्टर देखा होगा, जितने सारे डायोड बनते हैं इसी के तो बनते हैं। जितने सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितने सारे सॉफ्टवेयर वाली चीजें बनती है, बिना सिलिकॉन के संभव ही नहीं है, बिना जर्मेनियम के संभव ही नहीं है। आज कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, आपका फोन चल रहा है, ये तो इसी का परिणाम है। सिलिकॉन का जब ताप बढ़ा दिया जाता है तो ये क्या हो जाते हैं? उपधातु की तरफ व्यवहार करने लगते हैं। तो सिलिकॉन उपधातु है, जर्मेनियम उपधातु है। चलिए अब बात करते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों की। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब बात करते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म की। सबसे पहला है धातुओं में चमक पाई जाती है और इस चमक को कहते हैं धात्विक चमक। आप कभी सोडियम, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम का छड़ लीजिए और उसको रेगमाल से बढ़िया तरह से रगड़ दीजिए, आपको उसमें चमक देखने को मिलती है। इसी चमक को कहते हैं धात्विक चमक। अच्छा, क्या यह चमक जो है अधातु में भी पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, इनमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, यानी चमक अनुपस्थित रहता है। अपवाद क्या है? अपवाद है आयोडीन, अपवाद क्या है? अपवाद है हीरा, अपवाद है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है, आपको पता है। ये तीनों जो है इसके अपवाद है। अपवाद जरूर ध्यान में रखिएगा, इसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए अगली बात करते हैं कठोरता। आप कभी किसी छड़ को उठाइए, आप उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए,
क्या आप उसको तोड़ पाएंगे? लोहा का छड़ हो तो, एल्युमिनियम का छड़ हो तो नहीं, बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों नहीं तोड़ पाएंगे? क्योंकि धातुएं प्रायः कठोर होते हैं तथा प्रत्येक की कठोरता अलग अलग होती है। अच्छा, इसका भी अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? इसका अपवाद है, कठोरता का अपवाद है सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, इन दोनों को चाकू से भी काटा जा सकता है, इन दोनों को चाकू से भी काटा जा सकता है। ये दोनों इसकी क्या है? अपवाद है। क्यों? क्यों ये दोनों इनके अपवाद है। चलिए, अच्छा, और धातुएं भी कठोर होती है क्या? तो बिल्कुल नहीं, और धातुएं कठोर नहीं होती है। और धातुएं क्या होती है? ये नरम होती है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, कठोरता की बात हमने कर दी, तो देखेंगे कि धातु जो होता है, धातु हमेशा देखिएगा तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है ठोस अवस्था में, जबकि अधातु जो होता है, अधातु ये अधिकतर गैस अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? गैस अवस्था में, अधिकतर गैस अवस्था में। और कुछ जो है ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, कुछ तो द्रव अवस्था में भी पाया जाता है। अच्छा, और धातु जो है 80% 80 को तो धातु है नहीं, टोटल 118 तत्व है, इसमें से 118 तत्व है टोटल, इसमें से 92 जो है प्राकृतिक तत्व है। क्या है? नेचुरल एलिमेंट है। और बाकी जो है क्या है? तो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। और इसमें से 80 को तत्व क्या है? धातु है। कुछ तत्व अधातु है, कुछ उपधातु है। तो अधातु जो अधिकतर गैस होते हैं, नहीं तो ठोस होंगे। अच्छा, इससे एक सवाल आता है। क्या सवाल आता है? कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा मरकरी। मरकरी को हिंदी में कहते हैं पारा, पारा। ठीक है, Hg। अच्छा, कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सही आंसर होगा ब्रोमीन। ध्यान में रखिएगा इसको। कौन सा ऐसा धातु है? तो पारा। कौन सा ऐसा अधातु है? तो ब्रोमीन। ये दोनों जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए, अगला बात करते हैं आघात वर्धनीयता की। तो कुछ धातुओं को पीट कर जो है इसे चादर बनाया जाता है। आप देखे होंगे कि कोई भी चीज जो है धातु से कैसे बनाया जाता है, उनको पीट पीट कर जो है लोहार के पास देखे होंगे या सोनार के पास देखे होंगे, तो उसको करते हैं कुछ धातुओं को पीट कर इनसे चादर बनाई जा सकती है। यह गुण, यह धातु का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा आघात वर्धनीय धातु कौन सा है? तो सोना और चांदी। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय पदार्थ कौन सा है? सोना और चांदी। याद रखिएगा। चलिए, क्या और धातु में भी आघात वर्धनीयता पाई जाती है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं तन्यता की। तन्यता क्या होता है? तो जिसको खींच करके जो है लंबे तार रूप में, क्या आपने कोई आभूषण देखा है सोना का या चांदी का? देखोगे कितना पतला होता है ना। तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा होता है? सोना। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा होता है? सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन होता है? सोना और चांदी दोनों। सबसे ज्यादा तन्य कौन सा होता है? सोना। क्या आपको पता है कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना 2 किलोमीटर लंबा, यानी 2000 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतना तन्य होता है सोना। क्या यह तन्यता का गुण जो है अधातु में भी पाया जाता है? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अधातु में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अधातुएं जो है भंगुर होती है। क्या होती है? भंगुर होती है। इसके बाद बात करते हैं चालकता की। तो क्या आपने अपने घर के बर्तन देखे हैं? जरूर देखे होंगे, क्यों नहीं देखे होंगे भाई? तो धातु वो भी इसका बना होता है, वो भी धातु का बना होता है। अच्छा, जिससे हम लोग खाना पकाते हैं वो भी बर्तन किससे बना होता है? धातु से बना होता है। तो फिर खाना कैसे पक जाता है? इसका मतलब है कि उस बर्तन से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा था। उस बर्तन से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा था। अगर किसी चीज से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उसको ऊष्मीय चालक कहते हैं। अगर किसी चीज से ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है तो उसे ऊष्मीय चालक कहते हैं। क्या आप भी ऊष्मीय चालक नहीं हो?
क्या आप उसमें चालक हो कि नहीं हो ना? आप भी विद्युत चालक हो कि नहीं हो? तो किसी से भी ऊष्मा का चालक होता है तो उसको ऊष्मीय चालक कहते हैं। तो धातुएं जो है हमारे घरों में धातु के बर्तन इसलिए बने होते हैं क्योंकि खाना जब पकाया जाता है तो धातु ऊष्मा का चालन करते हैं और खाना आराम से पक जाता है। और आपने अपने घरों के तार भी देखे होंगे, वो या तो एल्युमिनियम के होंगे नहीं तो कॉपर के होंगे। नहीं, कॉपर का थोड़ा महंगा आता है तो ज्यादातर लोग एल्युमिनियम का तार यूज करता है। लेकिन सबसे अच्छा चालक कौन सा है? कॉपर है और सिल्वर है। सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सिल्वर और कॉपर। तो धातुएं जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालन करती है। क्या और धातुएं भी ऊष्मा और विद्युत का चालन करती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब इसमें भी कुछ अपवाद है कि अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करती है, यानी कुछ चालक होती है। अच्छा, अपवाद क्या है? अपवाद है ग्रेफाइट। पेंसिल जो होता है ना, पेंसिल के नोक पे आप तार सटा दीजिए, इधर दोनों तरफ उसको जो है बढ़िया से छील दीजिए, उसके बाद दोनों तरफ तार सटाइए, हाथ सटाइए, देखिए आपको करंट लगेगा, जोर का झटका भी लग सकता है। इसलिए ऐसे प्रयोग मत कीजिएगा। आप वहां पे क्या कीजिए कि एक पेंसिल लीजिए, पेंसिल के दोनों छोर को जो है छील दीजिए, वहां से तार कनेक्ट कर दीजिए, एक छोटा सा बल्ब लगा दीजिए। आप देखेंगे कि वह बल्ब जलने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालन करती है और कार्बन भी जो है विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही अपरूप है ना, तो दोनों जो है विद्युत का चालन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक काफी ज्यादा होते हैं, हालांकि कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, जैसे सीजियम वगैरह है। और अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? प्रायः कम होते हैं। अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक हमेशा कम होते हैं। अच्छा, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, खैर उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं ध्वनिक। सोनोरस क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछता है कि ध्वनिक से आप क्या समझते हैं या सोनोरस से क्या समझते हैं, तो आंसर लिखिएगा कि जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो आवाज पैदा करती है, एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है। इस गुण को ध्वनिक कहते हैं, सोनोरस कहते हैं। क्या और धातुओं को पीटने पर भी ध्वनिक उत्पन्न होती है? तो इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका भी जवाब है बिल्कुल नहीं। इन्हें पीटने पर किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। इन्हें पीटने पर किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकलती है। इसके बाद बात करें तो धातु देखिएगा, तो धातुएं क्या होती है? अपारदर्शक होती है। क्यों? क्योंकि धातुएं ठोस होती है। धातुएं क्या होती है? अपारदर्शक होती है। और धातुएं क्या होती है? ये पारदर्शक होती है। क्यों? क्योंकि ये सामान्यतः गैस अवस्था में होती है। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन है कि नहीं है, नाइट्रोजन है कि नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, फिर भी हम अपने किसी भी वस्तु को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? देख पाते हैं। इसका मतलब है कि अधातुएं अधातुएं क्या होती है? पारदर्शक होती है, जबकि धातुएं अपारदर्शक होती है। इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम धातु के रासायनिक गुणधर्म की। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की। तो यह इसमें हम लोग चार तरह की अभिक्रियाएं देखेंगे। एक वायु में दहन, दूसरा जल के साथ अभिक्रिया, तीसरा अम्ल के साथ अभिक्रिया और चौथा धातु लवण के साथ अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वायु में दहन। अगर किसी चीज को वायु में जलाया जा रहा है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जा रहा है। किससे अभिक्रिया कराया जा रहा है जी? O2 से अभिक्रिया कराया जा रहा है। जैसे हम लोगों ने सबसे फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था कि मैग्नीशियम को हमने हवा में जलाया था तो क्या हुआ था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण मिला था। इसका मतलब है कि धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है, लेकिन सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जैसे एग्जांपल ले लो ना, एग्जांपल मैग्नीशियम वाला ही ले लीजिए। मैग्नीशियम को रेगमाल से साफ किया और उसको जला दिया, जलाया तो हमें 2MgO मिला, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। नामकरण भी सीख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह श्वेत सफेद चूर्ण था।
इसके अलावा कॉपर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो उसको C2CuO कहते हैं। आप देखते हैं ना कि जब अगर कॉपर को जो है नमी में रख दीजिए तो उस पर काले काले रंग की परत चढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको संक्षारण होना कहते हैं। अब अगर सोचिए कि पहले ही से कॉपर पर ऑक्सीजन की परत चढ़ी हो तो क्या कॉपर का संक्षारण हो पाएगा? नहीं। तो संक्षारण से बचाव का उपाय क्या है? तो उसको ऑक्सीजन का लेप चढ़ा दो ऊपर, ठीक है? जिस जो धातु है उस धातु का ऑक्साइड का लेप चढ़ा दीजिए, उस संक्षारित होने से बच जाएगा। इसके अलावा है 4Al + 3O2 बनता है 2Al2O3। अच्छा, ये ऑक्साइड जो बनते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है? माने ये अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं या लवण बनते हैं? तो ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। क्या होती है? क्षारीय। अच्छा, कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि उभयधर्मी होते हैं। अच्छा, क्षारकीय कैसे हैं, हम कैसे पता करेंगे? तो हमने क्या किया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्षार से अभिक्रिया कराया, अम्ल से अभिक्रिया कराया। जब अम्ल से हमने अभिक्रिया कराया तो हमने देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया किया तो हमने देखा कि मैग्नीशियम जैसे करा लो ना MgO + HCl, और जब हमने कराया तो हमको मिला MgCl2 और प्लस H2O। अब एक ऐसी बात हो गई कि हमने एक यहाँ पे अम्ल लिया, यहाँ पे हमको मिल गया लवण और यहाँ मिल गया जल। इसका मतलब 100% पक्का है कि अब क्या होगा? क्षार होगा, क्योंकि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वही लवण और जल बनाता है जो क्षार होता है। ठीक है, तो इस तरह हमको पता लगा कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड जो थे उसने अम्ल से भी अभिक्रिया कर ली और क्षार से भी कर ली। इसका मतलब है कि वह क्षार की तरह भी व्यवहार कर रहा है और अम्ल की तरह भी व्यवहार कर रहा है। अब जब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, जब क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कुछ ऑक्साइड जो होते हैं उभयधर्मी होते हैं। इसका मतलब है कि क्षारीय गुण भी दर्शाते हैं और अम्लीय गुण भी दर्शाते हैं। जैसे कि एक ऑक्साइड है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। क्या है? Al2O3। Al2O3 को जब हमने HCl के साथ अभिक्रिया कराया तो हमें मिला AlCl3 और प्लस H2O, और वही अभिक्रिया हमने Al2O3 को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया, हमें मिला NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस H2O। तो हमने देखा कि यह लवण प्राप्त हो रहा है। जब लवण प्राप्त हो रहा है इसका मतलब है कि यह क्षारीय गुण भी दर्शा रहा है। खैर, आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो ऑक्साइड होते हैं क्या ये जल में घुल जाते हैं? तो जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ जो है जल में घुल जाते हैं और अभिक्रिया भी कर लेते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है। ये तो ऐसे ऑक्साइड होते हैं कि ऑक्साइड जो है जल से अभिक्रिया करेंगे और हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। इसके बाद एक टॉपिक है एनोडीकरण। इसको आपको समझना चाहिए। आप फेरस पे चढ़ाते तो वह लाल रंग का मिलता, इसका मतलब है वही आप जिंक पर चढ़ाओगे तो हरा रंग का मिलेगा। इसका मतलब है कि आप जब ऑक्साइड का परत चढ़ा रहे हो तो उस पर कलर बदल जा रहा है। अच्छा, सोचो कि ऑक्साइड की यह परत हम पहले ही चढ़ा दें तो क्या धातु संक्षारित होगा? नहीं। तो धातुओं यह जो ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है धातुओं के संक्षारण को रोकने में। जैसे है एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या होता है? तो एल्युमिनियम पर हम क्या करते हैं? मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ा देते हैं। अब एल्युमिनियम के तार की पहले से एक परत है, अब इस पर कितना नमी जाएगा, कितना ऑक्सीजन जाएगा, यह जल से यह उससे अभिक्रिया नहीं करेगा, यह संक्षारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पर पहले से ऑक्साइड की परत है। लेकिन इस पर ऑक्साइड की परत लगाओगे कैसे?
तो इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं हम, इसका जल अपघटन करा के हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम को एनोड बना देते हैं और कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल हमने लिया, एल्युमिनियम को एनोड बना दिया, अब क्या होने लगेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H+ और SO4- ऑक्सीजन उससे निकलने लगेगा और ऑक्सीजन चाहेगा किसके पास, एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन मुक्त होगा। वह एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया कराने के बाद जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और उस परत का उपयोग, उस पदार्थ का उपयोग एल्युमिनियम ऑक्साइड का आप धातु पर लेप में कर सकते हो। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं एनोडीकरण। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले तो ये नीचे वाले को हम थोड़ा सा साफ कर देते हैं। चलिए, धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए M4 मेटल, X मेटल है, X मेटल का अणु है और इस वह जो है YH2O से Y जल के अणु से जो है अभिक्रिया कर रहा है, तो बना लेता है MXOY प्लस YH2। जैसे एक एग्जांपल देखो, सोडियम की अभिक्रिया कराई जल से, तो हमने देखा कि बनता है सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2। क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड और प्लस H2। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2Na होगा। अब देखिए 2NaXM यानी MX, O एक है तो O एक है, H2 प्लस H2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अच्छा, कुछ ऐसे भी ऑक्साइड होते हैं जो कि जल से कुछ ज्यादा ही अभिक्रिया कर लेते हैं। अब ज्यादा अभिक्रिया करने से क्या होता है, तो हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड। जैसे कि आप यही ले लीजिए ना, सोडियम ले लीजिए। सोडियम जो है अगर ज्यादा जल से अभिक्रिया कर लिया, ज्यादा जल से अभिक्रिया कर लिया तो यह बना लेता है NaOH। क्या बना लेता है, NaOH और प्लस H2O। जैसे इसको आप संतुलित कर सकते हो, नहीं तो यह NaOH भी बना लेता है, कुछ हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है, लेकिन सारे नहीं बनाते हैं, कुछ बना लेते हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीजें, कुछ धातुएं जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, कुछ धातुएं गर्म जल के साथ, और कुछ तो साफा नहीं करता है, कुछ तो साफा नहीं करता है। जैसे ऑक्सीजन से भी, ऑक्सीजन में भी देखिएगा तो कभी भी आपका सोना जो है अभिक्रिया नहीं करता है, कभी भी प्लैटिनम जो है आपका ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ठंडे जल के साथ कौन कौन अभिक्रिया करता है, तो पोटेशियम कर लेता है, सोडियम कर लेता है, कैल्शियम कर लेता है। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तो इतना अभिक्रिया कर लेता है कि हाइड्रोक्साइड बना लेता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम तो सुना ही होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी नाम आपने सुना होगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड तक बना लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करके गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। चलिए, कुछ है कि ना ठंडा जल से अभिक्रिया करेंगे और ना गर्म जल से, अलग इनका छाव है। ना ठंडा जल से अभिक्रिया करेंगे और ना गर्म जल से। काफी से अभिक्रिया करेंगे भाई, तो जब करेंगे तब भाप से करेंगे। जैसे कि एल्युमिनियम है, फेरस है, जिंक है। ये थोड़ा सा था कि हम ठंडा जल से नहीं करेंगे, हमको गर्म जल चाहिए, तो गर्म जल से किया। अब आ ही सकता है तो गर्म ना ठंडा जल से करेगा ना गर्म जल से, केवल किससे करेगा, भाप से करेगा। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गया। अम्लों के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो धातु जो है जब भी किसी तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे कि Mg+2HCl, Mg क्या है, धातु है, HCl क्या है, अम्ल है, अभिक्रिया किया, MgCl2 बना, क्या है, लवण है, प्लस बना, हाइड्रोजन गैस। इसका अपवाद क्या है, अपवाद है धातु जो है HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। क्यों, क्योंकि HNO3 जो है प्रबल अपचायक है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस मुक्त होने वाला होगा, उसको ऑक्सीजन दे देगा, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दे देगा। ऑक्सीजन दे देगा तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, जल बना लेगा। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि HNO3 बहुत ही प्रबल जो है अपचायक है। यह जो है जल्दी जल्दी ऑक्सीजन दे देता है और जिससे जल बना लेता है।
लेकिन कुछ इसमें भी होते हैं थूथूर, जैसे कि मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्या है, मैग्नीज है। एक होता है कि ना हम अभिक्रिया करेंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, तो ये अभिक्रिया भी करता है, हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। कौन कौन? मैग्नीशियम और मैग्नीज। अच्छा, इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, एक्वा रेजिया क्या होता है। एक टॉपिक आया है HNO3 वाला, नहीं नाइट्रिक अम्ल कहते हैं इसको, नाइट्रिक अम्ल वाला तो बता देते हैं। यहाँ पे अम्ल और यहाँ पे दो अम्लों का मिश्रण होता है। क्या होता है? दो अम्लों का मिश्रण होता है। अच्छा, एक्वा रेजिया जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रोयल वाटर। रोयल वाटर मींस रोयल जल, ठीक है, लैटिन वर्ड है। और यह दो अम्लों का मिश्रण है। किसका किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों जो है 3:1 के मिश्रण में मिले होते हैं। अच्छा, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग जो है सोना और प्लैटिनम को गलाने में किया जाता है। ये प्रबल संक्षारक होते हैं, भभकता द्रव होता है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब देख लेते हैं धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु जो है किसी अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु लवण और प्लस अन्य धातु। अब देखिए इस मजा आएगा। जैसे ए है, ए का अपना घर परिवार नहीं है, चला गया बी के घर परिवार की ओर। नहीं, बी भी धातु है, ए भी धातु है। बी का घर परिवार माने लवण, बी के घर परिवार की ओर गया और क्या कर लिया? बी के घर परिवार को अपना बना लिया, अब बी को घर से निकाल दिया। तो देखिए यहाँ पे ए गया बी के लवण के पास, लवण को बना लिया अपना, अब बी को घर से बाहर निकाल दिया। जैसे आप एग्जांपल देखना चाहोगे तो देखो, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम की अभिक्रिया अगर MgCl2 के साथ करा दी जाए तो यह बन जाता है KCl प्लस Mg, ठीक है, बन जाता है KCl प्लस Mg। क्या किया? पोटेशियम दिया मैग्नीशियम के घर में और इसको जो है बाहर निकाल दिया, बाहर निकल गया, अपना घर परिवार बसा लिया उसके साथ। आप इसका और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि Zn प्लस FeCl2, ठीक है, इससे जाएगा जिंक, जाएगा फेरस के पास, कहेगा भाई हमको दो, जिंक जो है फेरस ZnCl2 और प्लस फेरस को घर से बाहर निकाल देगा। इसका मतलब है कि धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं? उस धातु को विस्थापित कर देते हैं जो पहले लवण के साथ था, अपना उसके साथ घर परिवार बसा लेते हैं। आशा करते हैं आपको धातु के रासायनिक गुणधर्म समझ में आ गए होंगे।